तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे। तो आज से जो हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। आज आप लोग का मैथमेटिक्स का जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, जो आपका रैंकर्स बैच है। उसमें आज जो हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके सिलेबस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो एग्जाम में जो है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है या कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आइडिया आपको नहीं लग पाएगा। इसलिए जब भी कोई सब्जेक्ट हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें आपका जो है पहला क्लास जो लेते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन क्लास होता है, जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक चीज और जो है आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो है क्लास करने बैठना है तो कॉपी कलम लेकर के बैठना है, ताकि जो भी बात बताया जाए उसको आपको नोट भी करना है ना। ये एकदम जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन में क्लास करते हैं उसी टाइप से आपको क्लास करना है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और जो है आपको ध्यान रखना है कि पढ़ने पढ़ाने का जो काम होता है, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो और हम जो काम कर रहे हैं, दोनों काम जो है ये प्रोफेशनल काम है। ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको एकदम सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ज्यादा ये नहीं कि एक क्लास है तो थोड़ा सा हंसी मजाक जो है, ज्यादा कोई भी चीज सही नहीं होता है। तो एकदम सीरियस होकर के जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है। तो आइए हम लोग जो है सिलेबस डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स जो है आपका उसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो आप लोग को हेडिंग लगाना है 12th मैथ्स सिलेबस। आप लोग को हेडिंग लगाना है 12th मैथ्स सिलेबस। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपका फर्स्ट चैप्टर। एग्जाम में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको कम पूछा जाता है ना। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आपका 2 या 3 ऑब्जेक्टिव मिल सकता है ना। और सब्जेक्टिव की बात करें तो एक सब्जेक्टिव जो है इससे मिल सकता है। ठीक है। तो एग्जाम के अगर इससे देखोगे तो इससे कम क्वेश्चन पूछता है, बट वैसे है इंपॉर्टेंट, इसलिए कि पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका रैंकर्स बैच है इससे आपको 2 फायदा होने वाला है। एक तो जो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके बिहार बोर्ड की जो तैयारी है 12th की, तो वो एकदम अच्छे से हो जाएगी। मैथमेटिक्स में आप आराम से जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक दूसरा फायदा आपको ये होने वाला है कि जो भी आगे आप कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको एक कम्पिटिटिव टच मिलने वाला है, यानी कि बेस एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए जो चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए हो सकता है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस चैप्टर को भी आप अपने को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। इसी से जो है एक चैप्टर निकलता है, उसको हम लोग अलग करके निकाल लेते हैं, बट ध्यान रखिए कि वो इसी का पार्ट है। इसी से जो हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर निकालते हैं। तो वो एक चैप्टर है आपका, इसको भी हम लोग अलग से ही लिख लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में इसको हम लोग आईटीएफ बोल देते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आईटीएफ बोल देते हैं। ध्यान रखिए ये इसी का पार्ट है, जो पहला लिखा हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शन, इसी का ये पार्ट है। इस चैप्टर से जो है एग्जाम में आपको अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो। बोर्ड एग्जाम में भी देखोगे अगर क्वेश्चन तो आराम से 8-9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। 2-3 जो है आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका इससे अभी जो है ये ट्रेंड, अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है 2-3 साल से, तो ये देख रहे हैं कि इससे जो है एक ऑब्जेक्टिव, एक जो है आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने लगा है। ये 3-4 साल से लगातार किए। तो इतना जो है इसका वेटेज है, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आपसे ठीक ठाक पूछ रहा है, सब्जेक्टिव भी ठीक पूछ रहा है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको एकदम अच्छे से आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये दूसरा चैप्टर था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक चीज और ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को ट्रिग्नोमेट्री लगा हुआ है, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, जो भी फॉर्मूला है इसका वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसको सुन करके जो है टेंशन में नहीं आ जाओगे कि किस, बहुत सारे बच्चे का ऐसा होता है कि 11th में ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं पढ़ा होता है या 10th में भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, तो उस सबको जो है मतलब इस सब को लेकर के एकदम सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो इसमें जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आएगा, जहां हमको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज आने वाला है, तो वो पहले ही हम बता देंगे, है ना। उसको हम लोग पहले ही रेफरेंस के तौर पे ले लेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए पहले से। ठीक है, तो उस सब के बारे में नहीं सोचना है। 11th जो है किस तरीके से पढ़े नहीं पढ़े उतना उस सब पे दिमाग नहीं लगाना है। अगर पूरा 11th जो है पूरा का पूरा छूट गया है, फिर भी एक एक बात जो है यहाँ समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं आपका तीसरा। थर्ड है आपका मैट्रिसेस। थर्ड चैप्टर जो है आपका मैट्रिसेस। इस यहाँ दो डिस्कस कर लेते हैं, एक और इसी से मिलता जुलता है, उसका नाम है डिटरमिनेंट। तो एक चैप्टर है आपका मैट्रिसेस और एक चैप्टर है आपका डिटरमिनेंट। अब इन दोनों चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो एक तो आपको 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, या तो वो मैट्रिक्स से दिख जाए या फिर डिटरमिनेंट से दिख जाए, दोनों में से किसी एक से दिखेगा। अगर वो मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है 5 मार्क्स में तो डिटरमिनेंट से नहीं पूछेगा, और अगर डिटरमिनेंट से पूछ रहा है तो मैट्रिक्स से नहीं पूछेगा। अब बात आती है कि ज्यादा क्या चांस है कि किस चैप्टर से जो है 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है, तो ज्यादा चांस आपका डिटरमिनेंट से होता है। 80% हम लोग चांस मान के चलते हैं कि किससे क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स का, डिटरमिनेंट से। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इन दोनों को मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको पता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 जो है आपका सब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव में 30 जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है और उसमें से 15 बनाना होता है, 15 बनाना रहेगा, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको इसी से दिख जाएगा। बात समझ पा रहे हो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा 10 से 15 के बीच में मिलेगा। दोनों को मिला करके ध्यान रखना है, सिंगल की नहीं बात कर रहे, दोनों में ऑब्जेक्टिव जो है आपको 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन, 12 पूछ दे, 13 पूछ दे, 14 पूछ दे, बट 10 से 15 के बीच में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बात समझ रहे हैं। तो इससे जो है एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम अच्छे से इसको डिटेल में हम लोग को देखना पड़ेगा। और वैसे भी जब हम लोग अभी देखो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग कभी भी जो है लाइन बाय लाइन नहीं चलते हैं कि पहले जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, सेकंड देख रहे हैं, इस तरीके से नहीं चलते। यहाँ जो हम लोग शुरू करते हैं तो पहले हम लोग मैट्रिक्स ही शुरू करते हैं, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है उस पर आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, जो मैथमेटिक्स का आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका डिफरेंशिएशन, या इसी को हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम लोग 2 साल की बात करें, है ना, ज्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं, अगर 25 और 26 की बात करें जो अभी पेपर हुआ है, तो 25 में जो है इस चैप्टर से आपको 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, टोटल 21। ठीक है, और इस बार की हम लोग बात करें 26 में जो क्वेश्चन पूछा है वो 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ कि अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और उसमें अगर एक ही चैप्टर से 18 क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना वेटेज रखता है। बात समझ रहे हो। उसके बाद अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखोगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आपको 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम जो है वो 5 तक जाता है, बाकी 3 से लेकर के 5 के बीच में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिख जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का फिक्स होता है, डिफरेंशिएशन से वो पूछ ही लेगा। एक और जो है आगे चैप्टर पर देखेंगे हम लोग, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी ऐसा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से जब क्वेश्चन जो है वो देता ही एक, तो इससे जो है
डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन काट लेता है, बट ज्यादा चांस रहता है कि डिफरेंशिएशन से आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिलने वाला है। बात समझ रहे हो? तो इसमें जो ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो कंटिन्यूटी से नहीं पूछता है, इससे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बहुत कम, ना के बराबर। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो किससे पूछेगा? डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि यही जो है हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको इसी से पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछेगा? डिफरेंशिएशन से। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन उठाता भी नहीं, एक आध क्वेश्चन कहीं ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो दे दिया, बट ज्यादा चांस रहता है कि वो क्वेश्चन कंटिन्यूटी से नहीं उठाएगा, वो कहां से क्वेश्चन लेगा? डिफरेंशिएशन से। बात समझ रहे हो? चाहो तो जो है अपना पेपर भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका 6, ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सीधा समझिए कि जो हम लोग डिफरेंशिएशन जो पिछला चैप्टर जो पढ़ते हैं उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है उसका, तो वो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम को लेकर के ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में, है ना। वैसे बहुत कम ही चांस रहता है इससे क्वेश्चन पूछने का, एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स का दे दे। बात समझ रहे हो? तो इसका जो है बोर्ड को लेकर के, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको भी बढ़िया से एकदम डिटेल में देखेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7 है आपका इंटीग्रल्स, या इससे अगर नहीं परिचित हो तो ये पता होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे डिफरेंशिएशन में बोले कि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, उसी तरीके से अगर हम लोग पूरे सिलेबस की बात करें तो इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 2 साल की अगर हम लोग बात करें, ज्यादा पीछे नहीं जाकर के, अगर हम लोग 2 साल की बात करें 25 और 26 की, तो 25 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था इससे 29 गो, 29। अब बताओ 50 क्वेश्चन बनाना होता है और उसमें से 29 क्वेश्चन किससे? इंटीग्रेशन से। और डिफरेंशिएशन की बात की है कि 21 पूछा था 25 में, दोनों मिलाकर के 50 होगी। तो 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये 4 या 5 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का पूछा था, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिक्स ही होता है। यानी टोटल जो पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ये 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था, 44 नंबर। ये 25 की बात कर रहे हैं। और 26 में अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 6 से 7 क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का है 2 मार्क्स में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टोटल 26 था, 26। अब बताओ 26 अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का, जो है 6 से 7 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, इसको भी जोड़ करके देखोगे वो 40 के आसपास चला जाएगा। तो हमेशा 35 से लेकर के 45 के बीच में इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये हम लोग तब बात कर रहे हैं जब हम लोग को जो कितना क्वेश्चन मिलता है टोटल, 200 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, 50 बनाना होता है। इसी तरीके से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 30 मिलता है, 15 बनाना होता है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखोगे 8 मिलता है और उसमें से 4 बनाना होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको एकदम अच्छे से हम लोग डिटेल में देखेंगे जब शुरू करेंगे। तो अभी आगे हम लोग बात भी करने वाले हैं कि आखिर ये चैप्टर सबको पढ़ने में हम लोग को और क्या क्या चीज की जरूरत पड़ने वाली है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जो भी चीज हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, वो इसमें आता है। और जिस तरीके से ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ आ रही है? तो वैसे अगर देखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक ठाक वेटेज रखता है, तो वहां हम लोग जो है चैप्टर जब भी शुरू होगा तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है, बट ये बताते चल रहे हैं कि बोर्ड के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में बता दे रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट जो है आपका 9, यह है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले तो कम क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इधर हम लोग जो है 2-3 साल 4 साल की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंशियल से पूछने लगा है। डिफरेंशियल से अब जो है 2 मार्क्स में भी 2-3 क्वेश्चन देने लगा है, 2-3 क्वेश्चन कभी कभी 4 भी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी देख रहे हैं कि 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक फिक्स ही होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स में पूछेगा ही। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 10, तो 10 में है आपका वेक्टर। ठीक है, 10 में हम लोग जो है क्या देखेंगे, वेक्टर। इसके बाद जो है देखो वेक्टर हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जब 11th में फिजिक्स पढ़े होगे तो वहां भी वेक्टर आया होगा। फिजिक्स में जो वेक्टर रहता है तो वो एप्लीकेशन की तरह रहता है, मतलब फिजिक्स में हम लोग को जितना वेक्टर यूज करना है उतना ही रहता है। मैथमेटिक्स का वेक्टर जो है मल्टीप्लाई करने का तरीका, जोड़ने का यानी कि प्लस करने का, ऐड करने का तरीका, सब्ट्रैक्शन, वो सब वैसे ही मिलेगा, बट बहुत सारा चीज जो है इसमें चेंज रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स में जो पढ़े उसका तो यूज कर ही लेना है, बाकी ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, अच्छा खासा 15 से 20 क्लास लग जाता है वेक्टर को पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें 11, तो ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जब भी हम लोग ऑफलाइन में क्लास लिए है ना, यूट्यूब पर जो है नए नहीं समझोगे कि अभी जो है पढ़ाना शुरू ही किया, काफी लंबा एक्सपीरियंस है, हमको लगता है 7-8 साल 9 साल हो गया जो है इस फील्ड में, तो काफी लंबे समय से पढ़ा रहा है ऑफलाइन में जो अपना क्लास जो चलता है। तो ऑफलाइन में हम लोग जब भी 3D पढ़ाए, आज तक कोई ऐसा बैच नहीं गुजरा है जो 3D दोबारा जो है डिमांड नहीं किया हो कि एक बार और जो है हो जाए, यानी कि एक बार और जो है आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है, और उसकी एक ही वजह है, मैथमेटिक्स में 3D को समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका एक ही रीजन है कि हम लोग जो है चीजों को इमेजिन नहीं कर पाते, है ना, ज्यादा सोच नहीं पाते। इसलिए कि देखो 3D बोर्ड पर जब भी फिगर बनता है तो हम लोग 2D में फिगर बनाते हैं, 3D में तो बनता नहीं है। लेकिन जब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जब शुरू होता है तो उसमें जब हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो वो स्पेस में लेते हैं, और जब हम लोग कोई पॉइंट स्पेस में ले रहे हैं तो उसका 3D फिगर हम लोग दिखा नहीं सकते, तो वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, माइंड में जो उस टाइप का फिगर बननी चाहिए। अगर इमेजिन करने की क्षमता अगर ठीक ठाक है तो आप अच्छे से जो है इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ाने की जरूरत आएगी, वहां भी पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फर्स्ट टाइम में जो पढ़ाया जाता है तो वो कुछ ज्यादा ही डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, तो कोशिश करना है कि एक ही बार में सारा चीज पकड़ में आ जाए। ठीक है, और इस बार जो हम लोग पढ़ाने का थोड़ा सा चेंज भी कर रहे हैं, इस बार जो चैप्टर जब पढ़े उसी के आगे जो हम लोग तुरंत ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, ताकि आपका हर एक चीज जो है क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को बढ़िया से कंप्लीट करना है, और उसके लिए एक शर्त भी है कि आपको वेक्टर पता होनी चाहिए, वेक्टर जो है उसी से लिंक करता है। चलो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे पहले कम क्वेश्चन पूछता था, अब जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में फिक्स ही होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में नहीं पूछे। अब ये क्या करने लगा है, 2 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में भी दे देता है, 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, इस तरीके से, और ऑब्जेक्टिव में भी 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका भी जो है ठीक ठाक वेटेज है। 3D में जो है मार्क्स नहीं बताया, 3D में भी ठीक ठाक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चन, इस तरीके से 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछता है ना। 5 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है, उसमें जो है कुछ कंडीशन रहता है, वेक्टर से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है तो 3D का काट लेता है,
और अगर 3D से क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर आपका वेक्टर का क्वेश्चन काट लेता है। तो इन दोनों में जो ये चलता रहता है कि किससे जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। एक लास्ट चैप्टर है आपका 13, वो है आपका प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी जो है आप लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना। खूब जो है कोई डब्बा है, उसमें से लाल हरा पीला निकाले होंगे, कभी लाल बॉल निकाल रहे हैं, कभी काला बॉल निकाल रहे हैं, कभी सिक्का उछाल रहे हैं। इस टाइप का प्रोबेबिलिटी में आया होगा, जो प्रायिकता हिंदी में बोलते हैं इसको, प्रायिकता जो पढ़े होंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये जो 10th में पढ़े हैं ये उस टाइप की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। पिछला जो पढ़े हैं उसका यूज तो होगा ही, बट यहाँ जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। वहां होता था कि एक डब्बे से जो है, एक डब्बे में 4 लाल बॉल है, 5 जो है ब्लैक बॉल है, और इसको बोला कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पहले ही बोल देगा कि डब्बा ही 4 गो है, तो पहले डब्बा चुनिए, उसके बाद बॉल निकालना है। तो यहाँ जो है हम लोग पढ़ते हैं तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सा जो है आपको भारी लग सकता है, इसमें हम लोग जो 11th का टॉपिक यूज करते हैं, जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग जो है यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप बढ़िया से एक एक क्लास करके एकदम बढ़िया से अगर सारा चीज देखते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इतना चैप्टर जो है आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। अब एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर यह चैप्टर को पढ़ने के लिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो इसमें आपको अगर कुछ भी नहीं पता है ना, बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं, है ना, कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फिर इसमें जानेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फिर इसी में जो है आएगा वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है। बहुत सारे जो है फंक्शन के बारे में इसमें पढ़ना है। तो अगर कुछ भी नहीं जानते हैं कि वन वन क्या होता है, ऑन टू 11th में ये सब पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो शुरू करेंगे एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, है ना, हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता चुके कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग शुरू करेंगे तो इसको पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी कोशिश यही रहेगी कि जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें तो इससे पहले जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं वो आपको पहले बता दिया जाए, ताकि आपको इसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। नहीं तो मैथमेटिक्स में जो है इंटरेस्ट ना होना, यानी कि मैथमेटिक्स जो है हम लोग जब पढ़ना छोड़ते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन जो है यही होता है कि आप चीजों को लिंक नहीं कर पाते। यानी कि पहले से जो बात पता होनी चाहिए वो नहीं मालूम है तो फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब तुम इंटरेस्ट लूज करोगे, और जब इंटरेस्ट आपका लूज होगा उसके बाद जो है तुरंत लगेगा कि मैथमेटिक्स से जो है हम लोग दूरी बना लें। बात समझ रहे हो? तो पहले ही जो है आपको इसका हर एक फॉर्मूला मिल जाएगा। एक दिन उसका क्लास ही ले लेंगे पूरा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने वाला है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है आपके लिए पूरी तरह नया है ना। इसमें पीछे आपको क्या पता है नहीं पता है उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल जोड़ घटाव आपको आनी चाहिए कि 3+2 को जो है जब हम लोग 3+2 करते हैं तो 5 आता है, 3+6 करते हैं तो 9 आता है। तो इस तरीके से जो है आपको सिंपल जोड़ घटाव यानी कि प्लस माइनस करने आता है, तो आसानी से इस चैप्टर को हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो बता चुके हैं कि कंटिन्यूटी से कम क्वेश्चन पूछता है। वैसे अगर दोनों चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करेंगे, एक तो देखो डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। बट डिफरेंशिएशन में बार बार ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, डिफरेंशिएशन में बार बार ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले से पता होनी चाहिए। अब वो ट्रिग्नोमेट्री पहले से पता कैसे रहेगा, तो जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको हम इनवर्स में बताएंगे वही यूज हो जाएगा किसमें, डिफरेंशिएशन में, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जो इनवर्स जब हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे तो इनवर्स का जो है बहुत सारा यूज आपको किसमें होने वाला है, डिफरेंशिएशन में होने वाला है। इसलिए जो हम लोग चैप्टर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं जिसका कोई लिंक नहीं है, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट यहाँ पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स शुरू करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लिए, इनवर्स पढ़े। जब ये इनवर्स पढ़ेंगे तो इनवर्स का यूज जो है किसमें आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में। तो ये दोनों लिंक करेगा तो डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंशिएशन ही करना है, बट क्वेश्चन लैंग्वेज में मिलेगा, एक लाइन दो लाइन में लिखा रहेगा।
तो सेम जैसे डिफरेंशिएशन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। मेन है कि लैंग्वेज को पढ़ के समझना होता है। और बिहार बोर्ड वाले के साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है लैंग्वेज को लेकर के, कि अगर वो सिंपल क्वेश्चन अगर हम उसको पढ़ करके डेटा निकाल करके दे दे वो बना देगा, बट उसको 2 लाइन लिखा हुआ बोले कि इसको पढ़ करके उससे निकाल करके क्वेश्चन बनाओ तो फिर वो इंग्लिश में फंसेगा। बात समझ रहे हो? तो जैसा डिफरेंशिएशन है वो उसी टाइप का है, तो इसको अलग से एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होने वाला है और डिफरेंशिएशन भी यूज होने वाला है। अब देखो किस तरीके से लिंक होता है कि पहले इनवर्स पढ़े, फिर जो है हम लोग क्या पढ़े, डिफरेंशिएशन। जब ये दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे तो अब हम लोग आसानी से जो है पढ़ सकते हैं क्या चीज, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन जहां आएगा पहले पढ़े रहेंगे, यूज कर लेंगे। बात समझ रहे हो? तो इंटीग्रेशन में बहुत सारा डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। और एप्लीकेशन ऑफ जो इंटीग्रेशन है या इंटीग्रल है, तो इसमें भी जो है ये सेम क्या होता है, जैसा इंटीग्रेशन है वैसा ही रहेगा, तो एक्स्ट्रा जो है हम लोग को एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बोले लैंग्वेज है, तो उसी तरीके से इसमें भी लैंग्वेज मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, नाम से आपको नाम अगर देखोगे इसका तो लगता है कि ये एक डिफरेंशिएशन है, यानी कि इसमें कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह करना होगा, लेकिन ध्यान रखिए ये आपको प्योर इंटीग्रेशन की तरह दिखेगा। बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा क्या, आप अगर देखोगे तो 90% जो है इसमें इंटीग्रेशन है। आप 10% इसलिए छोड़ दिए कि जब इंटीग्रेशन आएगा तो पता है इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन आना है। तो यानी कि एक तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए, और इंटीग्रेशन पता तभी रहेगा जब आपको डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। सब एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो यहां तक अगर देखोगे तो सब एक दूसरे से लिंक कर रहा था। वेक्टर जो है वो अब इस सबसे, ये जो भी चीज पढ़ेंगे इससे वेक्टर लिंक नहीं करेगा। ये आपके लिए जो है एकदम नया है, 11th में पढ़े हैं फिर भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं फिर भी ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे, एक एक बात समझ में आ जाएगी। वेक्टर जब पढ़ेंगे तो 3D में वेक्टर का बहुत यूज होने वाला है। वेक्टर का यूज ध्यान रखिए 3D में बहुत ज्यादा होने वाला है, यानी कि बिना वेक्टर पढ़े हुए आप 3D नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे, वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3D। बाकी ये दोनों चैप्टर फिर इंडिपेंडेंट है, मतलब जो है दोनों एक दूसरे को लिंक नहीं करता है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपके लिए एकदम नया है। ये बता ही देते हैं आपको किस तरीके का दिखेगा। 10th क्लास में आप ग्राफ पढ़ते थे, है ना? 10वां में जो है आपको ग्राफ मिला होगा कि किस तरीके से, एक मिनट, तो 10th क्लास में जो हम लोग ग्राफ पढ़ते थे, और ग्राफ में जो है 2 इक्वेशन दिया रहता था और हम लोग जो है उसका ग्राफ खींचते थे। कुछ वैसा ही मिलेगा, बट यहाँ ग्राफ खींचने के लिए इनइक्वालिटी का यूज करता है। इनइक्वालिटी यानी कि ग्रेटर देन, जो ये साइन सब रहता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके का जो साइन होता है, तो यहाँ ये इनइक्वालिटी का यूज करेगा। तो देखेंगे कि हम डिटेल में, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी के लिए बता ही दिया है कि प्रोबेबिलिटी में जो है हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ देखते हैं, जिसमें 11th के एक चैप्टर का यूज हो सकता है और वो है आपका कॉम्बिनेशन। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो एक क्लास जो है हम लोग अच्छे से पहले कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे ताकि कहीं दिक्कत नहीं। तो ये है आपका जो है मैथमेटिक्स का 12th का सिलेबस। हर एक चीज जो है हम लोग जान लिए कि आखिर कौन कौन चैप्टर आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो सब इंपॉर्टेंट है ही, तो अच्छे से जो है इसको नोट कर लेना है, ठीक है। सिलेबस जो है आपको याद होनी चाहिए, एक एक चैप्टर जो है आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसी तरीके से फर्स्ट चैप्टर जो है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं, मैट्रिक्स से। पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे फिर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जल्दी